हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन, जिसमें मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के सेट के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित होता हूं। अभी तक यहां से कुल 3 प्रीवियस ईयर के सेट के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखा गया है। उम्मीद करता हूं कि उसमें जितने भी ग्रामेटिकल नॉर्म्स थे, जो बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां जो आज हम चौथे सेट की डिस्कशन आपके सामने रखने जा रहे हैं, यहां पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पिछले 3 सेशन में बताए गए नॉर्म्स पर ही आधारित हैं। और वैसे बच्चे जो मेरे रेगुलर सेशंस देखते आ रहे हैं, स्पेशली ग्रामर के रेगुलर सेशंस को देख रहे हैं, उनको यहां पर इस सेट 4 में लगभग 12 से 13 नंबर आना चाहिए, यानी 13 आउट ऑफ 15 यहां होना चाहिए। ये एक मानदंड होगा कि आप एक्चुअली मेरे सेशंस को पूरा देखते हैं, बिना स्किप किए हुए देखते हैं और आपको उनसे फायदा पहुंच रहा है। रही बात पिछले एपिसोड की, बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि सर ये क्या पढ़ाती है। देखिए, मैं हमेशा से इस चीज की वकालत करता हूं कि कभी भी दुनिया में कोई भी चीज रटने की नहीं है। अगर आप कहीं पर भी रिश्ते में भी हो, घर में हो, अगर कुछ करने जा रहे हो, तो वहां पर आपका एक माइंड सेट होता है। और जब तक ये माइंड सेट क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है और किस तरीके से करना है, आपकी लाइफ में कभी भी आसानी आपके साथ नहीं चल सकती है। यही चीज भाषा के साथ लागू होता है कि जो शब्द मैंने पिछले दिन एक्सप्लेन किए, उस एपिसोड को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से आपको सलाह दूंगा कि शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक पॉइंट बिना स्किप किए हुए, क्योंकि वहां जो मैंने बात रखी है शायद ही कोई टीचर आपके सामने रखेगा। मैं वैसे बच्चों के लिए रूल भी लिख दिया हूं जो रूल कलेक्ट करने के आदी हैं, जिनको ये लगता है कि रूल जितने ज्यादा कलेक्ट करेंगे उतना मेरा जो है नंबर अच्छा आएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए रूल भी मैंने बताया है। बट मैंने जो बताया कि ही हैजंट कम येट, ही इज येट टू कम, क्या दोनों गलत है? अगर आपने ये पढ़ लिया, रट लिया कि येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो आप क्या इसे गलत कहेंगे या नहीं कहेंगे? ही इज येट टू कम। बट इसका मतलब क्या है? कि वह अभी आना बाकी है। मतलब क्या है? कि वह अभी तक नहीं आया है। दोनों सेंटेंस तो सेम है, लिखने का तरीका बदल गया। तो इसीलिए ये रटना कहीं से भी वाजिब नहीं है। मैं सबको एक बार फिर से सलाह दूंगा कि पिछला जो एपिसोड है आप उसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए। दिक्कत हो कमेंट करके मुझे बताइए, हम उसका जवाब जरूर लेकर के आएंगे आपके सामने। फिलहाल यहां पर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन, नोटबुक और पेन तीनों लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में दिए गए सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है। चलिए देखते। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पिछले सेशन की तरह ही यहां पर आपको क्वेश्चन दिखेगा। हम एक एक करके आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने रखेंगे। पहला क्वेश्चन लेने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए यहां पर हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके आंसर को जानने की कोशिश करते हैं। यहां जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है ही हर्ड द गार्ड। हर्ड, ये चीज ध्यान रखना है। क्या है? हर्ड, HEARD। क्या है? V2। He heard the guard blowing whistle and knew। फिर से क्या है? Knew, V2। फिर से past। It is time for him to enter the train। It is time for him नहीं, it was। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि यहां पर जो अभी संदर्भ है उसमें इज का लिखना गलत है, क्योंकि सेंटेंस का जो समय है वो किसी एक प्रॉपर पास्ट का बता रहा है और उस समय में कि वो सुना कि गार्ड ने विसल बजाई और वो समझा, उसको ये महसूस हुआ कि ये जो समय था उस समय पर वो परफेक्ट टाइम था एंटर करने का ट्रेन में। तो यहां पर वॉज होना चाहिए सेंटेंस के सिचुएशन के हिसाब से। तो इसीलिए जो पहले यानी 48 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगले सवाल में कह रहा है ही टेलीफोन फ्रॉम अ पब्लिक कॉल बॉक्स। अब देखिए, कॉल बॉक्स मतलब है टेलीफोन बूथ, जहां से हम फोन करते हैं। वो जो कॉल बॉक्स होता है जिसमें हम सिक्के डाल करके कॉल करते हैं। तो कह रहा है ही टेलीफोन्ड फ्रॉम अ पब्लिक कॉल बॉक्स सो दैट द कॉल
वुड नॉट बी ट्रेस्ड, यहां वुड नहीं, यहां कुड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है ताकि कॉल ट्रेस ना किया जा सके। ये कैन का एक्सप्रेशन यहां पर आ रहा है। मॉडल के एक्सप्रेशन को जब मैं लेकर के आऊंगा विस्तार से बताऊंगा। आपको ऐसे पता है कि कैन का जो है हम यूज करते हैं कैपेसिटी के लिए, और उसी के पास्ट के फॉर्म में हम जो है कुड का प्रयोग करते हैं। इसके और सारे भी यूजेस हैं, बट एक यूज जो है वो कैपेसिटी दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहां पर क्या है कि ही टेलीफोन फ्रॉम अ पब्लिक कॉल बॉक्स so that the call could not be traced, मतलब है कि ना किया जा सके कॉल ट्रेस, इसीलिए उसने पब्लिक कॉल बॉक्स से फोन किया। और इस लिहाजन जो 49th का आंसर हो जाएगा वो भी आपका हो जाएगा सी। चलिए 50 देखा जाए। 50 में एक एक्सप्रेशन है और ये आपको जानना चाहिए कि हम जब कहीं पर कोई ओपिनियन कर रहे होते हैं, आपका ओपिनियन रखना चाहते हैं या फिर किसी सजेशन को रखना चाहते हैं, तो उसका एक एक्सप्रेशन है इट इज बेटर, इट इज बेटर, या फिर कहते हैं इट वुड बी बेटर, वुड बी बेटर। हम इससे किसी के लिए कोई सजेशन रखना चाहते हैं, कुछ भी अपना ओपिनियन किसी के बारे में, किसी स्थिति के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में रखना चाहते हैं, तो हम वहां पर यूज करते हैं इट इज बेटर, इट वुड बी बेटर। अब यहां पर सवाल पढ़ते हैं इसके बाद। कह रहा है कि इट हैज बीन बेटर टू पुट योर मनी इन अ बैंक। देखिए सजेशन है कि यह बेहतर है कि आप पैसे को बैंक में रखें देन टू कीप इट अंडर योर बेड इन सूटकेस। बिल्कुल, ये बेहतर है कि आप पैसे को बैंक में रखें, वहां से आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, वो सुरक्षित होता है। तो उस लिहाजन यहां पर हम एक सजेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में हैज बिन यहां पर लिखना नहीं है, वुड बी लिखें, ज्यादा बेहतर है। इट वुड बी बेटर टू पुट योर मनी इन अ बैंक देन टू कीप इट अंडर योर बेड इन सूटकेस। तो इसीलिए जो 50 यानी 50वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो, किसी भी चीज के बारे में अपना ओपिनियन बता रहे हो, बेहतरी के लिए कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो वहां पर आप इट इज बेटर या इट वुड बी बेटर से बोल सकते हैं। और इसीलिए जो 50वें में है वो पहला वाला हिस्सा वहां पर हैज बीन नहीं होगा, उसके साथ वुड लगाना चाहिए, वुड बी बेटर। तब जाकर के ये मेरा पूरा क्लियर हो जाएगा कि इट वुड बी बेटर, ये बेहतर है, बेहतर होता है। जो है यहां पर जो इज लगाते हैं तो वो बेहतर है, और वुड बी का सेंस भी वहां पर हम लगाते हैं। तो दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों एक्सप्रेशन। तो इस लिहाजन जो 50वें का आंसर हो गया वो हो गया ए। चलिए 51वां सवाल देखते हैं। 51वें सवाल में कह रहा है कि इफ यू वुड हैव, और मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने इतनी बार सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज के कॉम्बिनेशन को बताया है। एक बार फिर से मैं यहां पर दोहरा दूं आपके लिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी विल या उसका कोई फॉर्मेट यूज नहीं करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज में उसी कॉम्बिनेशन में हम चाहें तो विल रख सकते हैं या जैसा दिया हुआ है उसका प्रेजेंट फॉर्मेट रखते हैं। पास्ट का प्रयोग करते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो दूसरी तरफ प्रिंसिपल क्लॉज के साथ वुड या फिर जिस दिए गए एक्सप्रेशन का पास्ट फॉर्म यानी कि कुड वगैरह यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा मैंने बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर हम हैड प्लस V3 रखते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज में उसी के कॉम्बिनेशन में वुड हैव प्लस V3 रखते हैं। तो यहां पर जो मेरा सवाल है वो कह रहा है इफ यू वुड हैव रेड, ये यहां गलत हो जाएगा। मुझे यहां पर वुड हैव को हटाकर, ये जो वुड हैव लिखा हुआ है इसको हटाकर हम अगर यहां पर हैड कर देते हैं, तो देखिए कह रहा है कि इफ यू हैड रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली यू वुड नॉट हैव आंसर्ड। तो देखिए एक तरफ क्या हो जाएगा, तो मेरा कॉम्बिनेशन जो SCPC वाला है वो पूरा हो जाएगा कि हम इधर अगर हम हैड प्लस V3 रख रहे हैं तो मुझे इधर क्या रखना है, वुड हैव प्लस V3। ये तीसरा था, ये मैंने आपको बताया था। और अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है, मैं यहां पर ऐड कर दे रहा हूं, आप उसे इस सेशन के बाद जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लगभग आप देख रहे हैं कि हर सेशन में उससे 1 या 2 सवाल, मतलब ये है कि हर बारी जो एग्जामिनेशन के 10 या 5 क्वेश्चन मैं लेता हूं प्रीवियस ईयर वाले, और ये लगातार चल रहा है। 1-2 जगह पर डेट मिस हो सकता है तो उससे नहीं है, बट ये लगातार चल रहा है। तो देखिए कि हर जगह पर ये जो है क्लॉज वाले कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। दैट्स व्हाई ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। और वो दोनों एपिसोड जहां पर मैंने क्लॉज के कॉम्बिनेशन की बात की है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, वो आप जरूर देखिए, उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको।
तो इसीलिए जो 51वें का आंसर हो गया इस लिहाजन वो आपका आंसर हो गया ए। हम यहां पर क्या करेंगे, वुड हैव को हटा करके उसको हम हैड से रिप्लेस करेंगे और मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 52वां सवाल देखते हैं। 52वें सवाल में कह रहा है कि आई कैन सी थ्रू हर सडन फ्रेंडलीनेस शी वॉन्ट्स मी टू लुक ओवर। अब देखिए लुक ओवर का मतलब क्या होता है, लुक ओवर का मतलब लुक ओवर ये फ्रेजल वर्ब है, और आपने अगर फ्रेजल वर्ब नहीं देखा है तो वो भी आपको देखना चाहिए। उसके 48 एपिसोड हैं और वहां पर थोड़ी सी लाइट वगैरह साउंड की एक्सप्रेशन की समस्या है, बट जब फ्रेजल वर्ब शुरू होता है तो उतना आप देख करके नोट डाउन कर सकते हैं। आज की तरह जितनी ये समय बीतने के साथ चैनल की लाइटिंग साउंड ये सब इंप्रूव हुई है, उस समय पर शुरुआती दौर में था, थोड़ा सा लगता है, बट आप देख सकते हो ज्ञान की चीजें वहां पर मौजूद है और इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। तो इसका मतलब होता है निरीक्षण करना, देखना या निरीक्षण करना। अब क्या कह रहा है कि आई कैन सी थ्रू हर सडन फ्रेंडलीनेस शी वॉन्ट्स मी टू लुक हर डॉग व्हाइल शी इज अवे। तो जब वो बाहर रहेगी तो कुत्ते का निरीक्षण नहीं, देखभाल करना होता है, और उसके लिए एक वर्ड है यहां पर, अरे लव नहीं, लुक। तो उसके लिए वर्ड है कि अगर आप इसके साथ लुक आफ्टर यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है देखभाल करना। तो यहां जो ये फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है ना, ये लुक ओवर, इस संदर्भ में गड़बड़ है। मुझे कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, तो मुझे यूज करना चाहिए लुक आफ्टर, जिसका मतलब होता है देखभाल करना, और तब ये हमारे सेंटेंस के हिसाब से फिट बैठेगा कि मैं उसकी फ्रेंडलीनेस का मतलब समझ रहा हूं कि वो चाहती है कि मैं उसके कुत्ते की देखभाल करूं जब वो घर से दूर रहे। समरी यहां पर यही आती है। तो इसीलिए जो 52 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, और इसमें हम ओवर को हटा करके आफ्टर का प्रयोग करेंगे। और ये दोनों फ्रेजल वर्ब भी आप याद रखेंगे। लुक ओवर का मतलब होता है देखना, निरीक्षण करना, और लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखना, देखभाल करना। चलिए 53वां सवाल देखें। 53वें सवाल में कह रहा है माई डॉटर नेवर वुड राइट टू मी। अब यहां पर वुड का संदर्भ फिट बैठ रहा है, आगे देखते हैं। सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग। इससे बेहतर है कि मेरी बेटी मुझे कभी नहीं लिखती है। ये ज्यादा एक्सप्रेशन, मतलब वो एक स्टैटिक बिहेवियर बता रहे हैं कि माई डॉटर, मम्मी या पापा, उसके पेरेंट्स जो भी हैं, माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी। यहां पर वुड हटा करके क्या करेंगे, राइट्स लिखेंगे, क्योंकि आगे भी हम देख रहे हैं कि वो इसी को यूज किए हैं। सो आई नेवर नो, मैं कभी नहीं जानता कि वो क्या कर रही है, व्हाट शी इज डूइंग। तो यहां पर वुड का संदर्भ फिट नहीं बैठ रहा है, एंड दैट्स व्हाई यहां से हम वुड हटा करके राइट में एस जोड़ेंगे, क्योंकि माय डॉटर सिंगुलर है, और आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ अगर हम सिंपल का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वहां पर भी जो है वो मुझे वर्ब सिंगुलर में यानी एस या ईएस लगा करके लिखना होता है। जैसे हम कहते हैं ही प्लेज, सी गोज, तो इस तरीके के एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो सेम यहां पर जो है आपका बी में वुड हटाएंगे और उसके साथ जोड़ देंगे हम एस राइट के साथ, इसलिए 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए 54वां देखते हैं। 54th कह रहा है वेन एवर वी हैव अ पंचर। जब कभी भी पंचर होता है, टायर, कोई भी बाइक है, कोई भी व्हीकल है, 4 व्हीलर है, वेन एवर वी हैव अ पंचर सी जस्ट सिट्स। यहां प्रेजेंट लिखा है कि जब कभी भी पंचर होता है, मतलब हो गया पंचर। उसके बाद क्या कह रहा है, सी जस्ट सिट्स इन अ कार एंड रीड्स। 2 जगह लगाया, सिट्स एंड रीड्स। While I change, not changed। यहां पर पास्ट का संदर्भ बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे सेंटेंस को ही पूरा का पूरा प्रेजेंट में लिखा गया है। एक लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में, वो घटना पहले की है, पंचर पहले हुई, उसके बाद बैठी एंड क्या की, पढ़ी, क्या नॉवेल या किताबें जो भी है, जब तक मैं चेंज करता हूं। मतलब जब कभी भी, कहता है व्हेनेवर, जब कभी भी पंचर होता है तो वो बैठती है, नॉवेल पढ़ती है, जब तक मैं टायर चेंज करता हूं। तो यहां पर चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, और इसीलिए जो 54th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए 55वां सवाल देखते हैं। कह रहा है ही वॉक्ड टू द मार्केट with both his servants on either side of his। यहां पर एक जानकारी आपके लिए, ये जानकारी ऐसे मैं पहले बताया हूं, फिर भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि प्रेपोजिशन के साथ 2 कहानी, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद हम लगाते हैं नाउन
या प्रोनाउन। तो नाउन जब लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टू राम, फॉर राम, ऐसे इस तरीके से लगा सकते हैं। जब हम प्रोनाउन लगाते हैं तो वो हम लगाते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव केस यानी जैसे आप कैसे लगाते हैं, फॉर हिम, टॉक टू मी, तो मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, आई उसका सब्जेक्टिव केस है। अब ये हम कैसे पहचानते हैं, तो जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है तो वो सब्जेक्टिव केस होता है, जब उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह रखते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे ही सब्जेक्टिव केस है, हिम उसका ऑब्जेक्टिव केस है, और हिज वगैरह जो लिखते हैं ये उसका पॉजिटिव केस है, जहां पर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव, वो है हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, ऐसा लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि बोथ आइदर साइड ऑफ हिम नॉट हिज, तो इसीलिए इस हिज को यहां से हटा देंगे और इसकी जगह पर हम लिखेंगे हिम, और इसीलिए जो आंसर हो जाएगा आपका 55 का वो हो जाएगा सी। मैं समझता हूं कि ये बात आप बखूबी। एक और चीज कि प्रेपोजिशन के बाद जब हम लगाते हैं तो इसका दूसरा एक्सप्रेशन है कि इसके बाद हम वर्ब 1 प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें टू जब इन्फिनिटिव मार्कर, इस पर हम विशेष बात आगे करेंगे। टू एक प्रेपोजिशन है जिसके साथ हम वर्ब का पहला फॉर्म भी लगाते हैं और वर्ब के 1 प्लस आईएनजी वाला भी फॉर्म लगाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रेपोजिशन के साथ जो आता है, अगर वर्बियल नाउन कह सकते हैं तो उसमें हम वर्ब 1 प्लस आईएनजी इस्तेमाल करते हैं, या नहीं तो उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। चलिए 56वां सवाल देखा जाए। कह रहा है गणेश who has been driving all day was extremely tired। सबसे पहले तो यहां पर was लिखा हुआ है पहला, फिर दूसरे में कह रहा है wanted। तो यहां पर देखिए कि ये सारी कहानी पास्ट की है और इसीलिए ये हैज हटा करके यहां had been होना चाहिए कि गणेश who had been driving all day was extremely tired and wanted to stop। गाड़ी पहले चला रहा था, उसके बाद की घटना सारे दिन चलाता आ रहा है, तो पास्ट का परफेक्ट यहां पर होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद की कहानी हम पास्ट के सिंपल में नहीं लिख सकते, उसके पहले की कहानी। दैट्स व्हाई यहां जो 56वां है इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मेरी जो कहानी आगे है वो है was extremely tired, was भी पास्ट है, and wanted to stop, तो wanted भी पास्ट है, V2 है, इसीलिए हमें जो ए नंबर में हैज है उसको चेंज करके हैड करना चाहिए, और इसीलिए 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए 57वां सवाल देखा जाए। फिलहाल इतना रहने देते हैं, आगे शायद इसकी जरूरत पड़े। Everyone was reading quietly when suddenly the door burst open and a complete stranger rushed। अब देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चों को एरर दिखा होगा। मेरे हिसाब से ये जो सेंटेंस है वो नो एरर है। इसमें सबसे जो की फैक्टर है जानने वाला, जो आपको जानना चाहिए, वो ये है कि कह रहा है everyone was, तो दैट मीन्स कि मेरी स्टोरी क्या है, पास्ट की है ना, पास्ट की है, ये आसानी से समझ में आ गया कि everyone was reading quietly when suddenly the door burst। burst एक वर्ब है और इसका तीनों फॉर्म burst ही होता है, यानी V1 भी, V2 भी और V3 भी। तो ये तीनों फॉर्म जो होता है तो हम एक्चुअली इसको V2 ही मानेंगे ना, हम उसमें भाई क्या सुधार करें। तो हम यहां पर ये V2 इसलिए मानेंगे क्योंकि द डोर है। अगर ये 5वां फॉर्म होता तो इसमें S लगा हुआ होता, बट ये 5वां नहीं है, पहला इस संदर्भ में फिट नहीं बैठेगा, तो ये दूसरा है। फिर कह रहा है एंड अ कंप्लीट स्ट्रेंजर रस्ड। अब देखिए फिर क्या है, रस्ट। तो हमारे पूरे सेंटेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो पास्ट की गाड़ी पर ही चल रहा है। दैट मीन्स कि पहला वॉज रीडिंग, दूसरा बर्स्ट ओपन V2, तीसरा रस्ट, खुला और घुसा। तो इस दोनों में कोई भी टाइम गैप नहीं है। मैंने कहा था कि जब टाइम गैप नेग्लिजिबल होता है तो दोनों हम सेम में ही रखते हैं, और ये तो काम उस समय में चल रहा था, इसलिए लिखा हुआ है कि एवरीवन वाज रीडिंग क्वाइटली। दैट्स व्हाई जो 57वां है ये है नो एरर। 57th का जो आंसर है वो है ई। इस सेंटेंस में टेक्निकली ग्रामेटिकल नॉर्म्स के हिसाब से कोई भी गलती नहीं है। चलिए 58वां सवाल देखा जाए, और ये है नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर
1 दिसंबर 2002 को आयोजित परीक्षा का सवाल देखते हैं। 58वां कह रहा है माई सेक्रेटरी इज सो केयरफुल ऑफ हर वर्क। ये तो कोई भी समझेगा इन हर वर्क, यहां पर क्या हो जाएगा केयरफुल इन हर वर्क, यहां पर ऑफ नहीं होगा, ये गलत है। इसके जगह पर अपने काम में इतनी क्लेवर है, माई सेक्रेटरी इज सो केयरफुल इन हर वर्क दैट नन हैज सो फार फाउंड एनी एरर इन हर वर्क, है ना। तो यहां पर क्या है कि हैज के बाद V3 भी लगा हुआ है, तो बाकी पोर्शन सारा ठीक है, और दैट्स वाई जो 58th का आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका बी। यहां पर हम क्या करेंगे ऑफ को चेंज करेंगे इन में, ये प्रेपोजिशन संदर्भ के हिसाब से सही नहीं है। चलिए 59वां सवाल देखते हैं। कह रहा है आवर कंक्लूजन इज दैट बिटवीन विनय एंड लोबो। और यह सवाल मैं आपको इससे पहले एक बार बता चुका हूं कि जब कभी भी दो व्यक्ति के बीच होता है तो सुपरलेटिव डिग्री के होने का सवाल ही नहीं होता है। दो लोगों के बीच, दो चीजों के बीच, दो जगहों के बीच, दो नाउन के गुणों के बीच कंपैरिजन ही हो सकता है। और सवाल देखिए आगे क्या कह रहा है कि आवर कंक्लूजन इज दैट बिटवीन विनय एंड लोबो, विनायक एंड लोबो, विनायक इज द मोस्ट ऑनेस्ट, नहीं मोर ऑनेस्ट, विनायक इज मोर ऑनेस्ट या विनायक इज द मोर ऑनेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर डिग्री का जब मैं लेकर के आऊंगा विस्तार से आपको बताने के लिए, तो वहां दो जगह पर द का प्रयोग होता है। एक तो सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री में के जो एडजेक्टिव होते हैं उसके पहले द का प्रयोग होता है, ये आप लिखना चाहो तो लिख लो। दूसरा क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री में भी दो जगहों पर द का प्रयोग होता है। एक जब हम कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन जो कि सेंटेंस में है दोनों करते हैं, मतलब कंपेयर भी कर दिया और वहां चुन भी लिया, सेलेक्ट भी कर लिया। देखिए यहां पर क्या किया है, लोबो को कंपेयर भी करना है, विनायक को कंपेयर किया है लोबो के साथ और ये सेलेक्ट करके भी बता दिया है कि विनायक इज द मोर ऑनेस्ट, है ना। तो एक ये परिस्थिति होती है जब हम कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन दोनों करते हैं, वैसी परिस्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं। ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, He is the taller of the two boys। दूसरी परिस्थिति है कि जब दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो परिस्थितियां, दो स्थान अगर तुलनात्मक तौर पर बढ़ रही या घट रही हो, मतलब क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, कि एक बढ़े तो दूसरा भी, एक घटे तो दूसरा भी, ऐसी परिस्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के दोनों एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं। और आपने बड़ा फेमस एडवर्टीजमेंट का लाइन सुन रखा होगा, द मोर क्रिकेट द मोर पेप्सी। मतलब है कि पुराने जमाने में ऐसा होता था, आजकल तो ये पेप्सी कोक तो जा बजा लोग तो चावल के साथ पानी की जगह पे उसे लेते हैं, बट पुराने जमाने में जब क्रिकेट का सीजन आता था, जब मैच या कोई टूर्नामेंट होता था, तो उस समय में इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर तो पेप्सी की एडवर्टीजमेंट बढ़ जाती थी, उसकी बिक्री बढ़ जाती थी। तो उसके लिए एक स्लोगन था, द मोर पेप्सी द मोर क्रिकेट। दूसरा है द हायर वी गो द कूलर इट इज। और यहां गौर करेंगे हायर के पहले भी द लगा हुआ है और कूलर के पहले भी द लगा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, ये कोई अगर आपको कहता है कि सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द लगता है, तो उसको कहिएगा ना, कंपैरेटिव के पहले भी लगता है। दो परिस्थितियां कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन, वैसी परिस्थिति में एंड दो चीजें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़े दूसरा भी, एक घटे दूसरा भी, वैसी परिस्थिति में। तो यहां पर क्या होगा, मोस्ट को हटा करके हम मोर करेंगे और जो 59th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, क्योंकि दो लोगों के बीच में सिर्फ कंपैरिजन हो सकता है सुपरलेटिव ग्रुप में, दो से ज्यादा लोगों में, कि राम सबसे अच्छा है तो सब में भैया मोर देन वन होना चाहिए ना, नहीं तो क्या कहेंगे राम श्याम से अच्छा है, उधर श्याम के साथ कोई और होगा तब तो कहें सबसे अच्छा है। यह समझदारी है सर, यहां कोई रूल नहीं है। यही चीज मैं आपको बार बार कहता हूं कि इंग्लिश को समझिए, यह आपके अंदर है, निकालिए बाहर, एक्सप्लोर कीजिए, रूल मत रटिए। चलिए 60वां सवाल देखते हैं। कह रहा है द न्यू प्रोजेक्ट ग्रुप वुड फर्स्ट लुक इनटू द टेंडर कंडीशन ऑफ बोथ बेसिक एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज बिफोर सबमिटिंग। या वर्ब है ना, अभी मैंने ये बताया कि वर्ब वाला अगर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, ING बिफोर सबमिटिंग इट्स बिड। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 का डी। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं इतनी देर से इसे क्यों नहीं मिटा रहा था। यही कारण था कि प्रेपोजिशन के बाद अगर हम वर्ब लगाते हैं ना तो वर्ब 1 प्लस ING। चलिए
61वां सवाल देखा जाए, और मुझे नहीं लगता है कि इसे आपको फिर से मुझे बताने की जरूरत है। देखिए, ये क्लॉज पर दूसरा सवाल है, कह रहा है कि आई वुड हैव कमिटेड द मिस्टेक ऑफ साइनिंग द सेल डीड इफ माई एजेंट वुड। इफ के बाद फिर वुड, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बताया है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में विल या उसका फॉर्मेट कभी भी यूज नहीं करेंगे, इसलिए यहां पर हैड नॉट लगाइए, और इसीलिए जो 61 का आंसर हो जाएगा ये भी हो जाएगा डी। इसमें क्या किया है ना कि पीसी पहले लिखा है और एससी बाद में लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आज का आखिरी सवाल देखा जाए, 62वां, कह रहा है द टीम लीडर्स। क्या है? बड़ा ही आसान सा सवाल है, लीडर्स, और ये क्या है? प्लूरल है। इसके बाद वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। और यहां क्या लिखा हुआ है? एनकरेजेस, और ये एनकरेजेस नहीं होगा इस परिस्थिति में। क्या होना चाहिए? एनकरेज, और इसीलिए जो 62वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। उम्मीद करता हूं कि अभी जो 15 सवाल, उसके एक्सप्लेनेशन और इसके पीछे जो कुछ जानकारी आपको दी गई, ये सब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और अब आपको ये महसूस जरूर हो रहा होगा कि बिल्कुल एरर के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं अगर सूझबूझ और कुछ कंसेप्ट को जहन में रखा जाए। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। अगले दिन इसी जगह से प्रीवियस ईयर सेट 5 के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।